नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उस राजनीति शास्त्र विषय के ही संदर्भ में आज हम लोग का टॉपिक है, आइए चर्चा करने का प्रयास किया जाए। हम लोग का आज का टॉपिक है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है, तो उसी का आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वह कौन सी संस्थाएं हैं, क्या है इंस्टीट्यूशंस। देखिए, संस्थाओं के बारे में यदि बात किया जाए तो संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होता है संवैधानिक, एक होता है संवैधानिक संस्थाएं और एक होता है सांविधिक और एक होता है गैर संवैधानिक। एक होता है गैर संवैधानिक। तो हमारे देश में संस्थाएं तीन प्रकार की होती है। किसी भी देश में तीन प्रकार की संस्थाएं होता है। एक है आपका संवैधानिक, दूसरा है आपका सांविधिक और तीसरा है आपका गैर संवैधानिक। क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन मूल संविधान में हो या संविधान में संशोधन करके या संविधान में संशोधन करके उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जैसे बात कर लीजिए निर्वाचन आयोग। आपके आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आप बात कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट एससी, जो कि आर्टिकल 124 में बताया गया है। तो ये सब जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और क्या है। जैसे आप देखेंगे संवैधानिक संस्थाओं में भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये है हमारे संवैधानिक संस्थाएं। जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 में बताया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये क्या होते हैं? ये जो हमारे लोक वित्त है ना, जो पब्लिक फाइनेंस है, उसके संरक्षक होते हैं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब यह है कि जो सरकार की बजटीय व्यवस्था है, उस बजटीय व्यवस्था को कहां खर्च किया जा रहा है, किस विभाग में कितना क्या रेवेन्यू है, क्या उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, इन सारे खर्च और व्यय की जो जांच की प्रोसेस है, उसका जांच करना, वह हमारे भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं, जो हमारे लोक वित्त के एक संरक्षक के रूप में माने जाते हैं। इन्हें लेखा परीक्षण है उसका एक तरीके से मुखिया बनाया गया है ना। और यह जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है, ठीक है।
यह क्या है? यह लोक वित्त के संरक्षक हैं, लोक वित्त के संरक्षक हैं। ठीक है, यह लोक वित्त के संरक्षक हैं। जैसे सरकार की जो बजटीय प्रणाली है, जो सरकार की बजटीय प्रणाली है, ठीक है, बजटीय प्रणाली है, इसमें आप देखेंगे कि सरकार की आय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है और व्यय की मदें क्या है, व्यय की मदें क्या है। ठीक है, इसमें जो है सरकार की आय की स्रोत और व्यय की मदें में आप देखेंगे कि जो तमाम सारी चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, इसी में जो आपका बजटीय प्रणाली है, इसका संरक्षक कौन है, मुखिया कौन है? ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे आर्टिकल 148 में बताया गया है। और इसका जो नियंत्रण होता है वो केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पे होता है। इसका जो नियंत्रण होता है, इनका जो नियंत्रण होता है वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है, क्योंकि केंद्र स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखवाते हैं, दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पे ये राज्यपाल के माध्यम से जो राज्य का विधानमंडल होता है, ठीक है, उसके अनुसार ये दोनों सदनों के, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद के समक्ष रखवाते हैं। जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां नहीं रखवाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, इनकी जो आपको हमने बताया कि जो इनका नियंत्रण है वो केंद्र एवं राज्य स्तर पर है। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से ये क्या करते हैं, संसद के दोनों पटल, संसद के दोनों, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, दोनों के समक्ष जो है राष्ट्रपति के माध्यम से ये रखवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। उसके साथ साथ राज्य स्तर पर विधानमंडल के समक्ष, विधान मंडल के समक्ष जो लोक वित्त का पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं, ये विधानमंडल में चाहे विधानसभा के समक्ष हो या आपके विधान परिषद के समक्ष हो, या आपके विधान परिषद के समक्ष हो। चूंकि भारत के बहुत सारे राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, मात्र अभी 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इसकी वजह से ये विधानमंडल में भी राज्यपाल के माध्यम से प्रस्ताव रखवाते हैं, राज्यों में विधानमंडल के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ साथ ये जान लीजिए, इनकी जो नियुक्ति होता है ना, वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है, इनके शपथ का भी प्रावधान है। ठीक है, तो इनका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के माध्यम से है। जो इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, जो कि तीसरी अनुसूची में दिया गया है, जो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, इसके माध्यम से ये शपथ लेने का कार्य करते हैं, इसके माध्यम से ये शपथ लेने का कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिन्हें कैग कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अन्य भी चीजें हैं कि ये पूरी तरीके जो सरकारी धन है ना, जो सरकारी धन है उसका निर्गमन कैसे हुआ है और कहां कहां खर्च हुआ है, ठीक है, तो उसकी पूरी तरीके से जांच करते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि यह जो सरकारी खर्च है, यह जो सरकारी खर्च है, ठीक है, सरकारी खर्च जो हुआ है, सरकारी खर्च है, इसकी पूरी तरीके से जो आय और व्यय है ना, जो आय और व्यय है, इसी की ये जांच करते हैं। ठीक है, और इनके जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय कार्यवाही कर सकता है, न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, न्यायालय कार्रवाई कर सकता है।
इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है, क्योंकि ये लोक वित्त के संरक्षक हैं, इसलिए इनके रिपोर्ट के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्रवाई कर सकता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, जो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हमने बताया कि जो ये एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, और चूंकि देखिए मामला ये है कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है, इनका जो वेतन होता है ना, क्योंकि संवैधानिक पदाधिकारियों को स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, इनका जो वेतन होता है, इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर, वो भारत की संचित निधि जो कि आर्टिकल 266 में बताया गया है संचित निधि के बारे में, इस निधि पर भारित होता है। ठीक है, इस निधि पर जो है इनका वेतन भारित होता है। उसके साथ साथ इनको हटाने के लिए, उसके साथ साथ इनको हटाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि आपको हमने इससे पहले के क्लासों में हमने बताया था कि आप देखेंगे कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके लिए विशेष प्रकार की जरूरतें हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जज को देखेंगे तो विशेष बहुमत के आधार पर कदाचार, असमर्थता के आधार पर भ्रष्टाचार, ऐसे मामले को सिद्ध होने के बाद ही हटाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक उसी प्रकार अगर इन्हें भी पद से हटाना है, ठीक उसी प्रकार इन्हें भी यदि पद से हटाना है, ठीक है, इन्हें भी पद से हटाना है तो इनके लिए भी आप वही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है, इनको पद से हटा सकते हैं उसी आधार पर। यानी इन्हें भी हटाने के लिए कदाचार और असमर्थता जैसे प्रावधान होना चाहिए, और 2/3 विशेष बहुमत से, विशेष जो है 2/3 विशेष बहुमत से ही इन्हें पद से हटा सकते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से ही इन्हें पद से हटा सकते हैं, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, तो ये रहा आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, ये रहे आपके नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, ये जानने की आपको जरूरत है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अच्छा, इसके साथ साथ और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में, जैसे बात करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आपको ये भी जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आप जान लें कि आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया गया है, इसका गठन है। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन है, पहली बात। और इसका भी गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। ठीक है, इनका भी गठन जो है राष्ट्रपति के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। इसका जो कार्य है ना वित्त आयोग का जो कार्य है ये है कि जो संघ के राजस्व से संबंधित तमाम सारे जो स्रोत हैं, जो सरकार के जो स्रोत हैं, जो उसमें तमाम प्रकार की सरकार के पास करों के माध्यम से जो आय आ जाता है, उस आय में से जो राज्यों के भाग है ना, उसको या अनुदान के रूप में उसे बंटवारा किया जाता है। तो केंद्र के संघ के जो आय हैं उनमें से आय को निकालकर राज्यों को बंटवारा करने का जो कार्य है वो वित्त आयोग का है। ठीक है, और ये जो है ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रत्येक जो है राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखवाता है, और प्रत्येक 5 वर्ष में इनका गठन होता है, और राष्ट्रपति के समक्ष दोनों सदनों के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखते हैं वित्त आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और अभी तक लगभग ये 15वां वित्त आयोग खत्म हुआ है, 16वां वित्त आयोग की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि आर्टिकल 280 के तहत ये इसका गठन है, राष्ट्रपति के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष पर
5 वर्ष पर इसका गठन होता है, जिसमें अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए टोटल 5 लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष हो गए और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, और ये अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट भी जो है राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इनका रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है, संसद के समक्ष रिपोर्ट रखवाता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी क्या विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है, ये तो बात आप, ठीक है। सर्वप्रथम वित्त आयोग का देश में गठन 1951 में हुआ था, जो 1952 में पूर्ण रूप से गठित हो गया था, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे 15वां वित्त आयोग की जो कार्यकाल था 2026 तक, लेकिन उससे पहले सरकार के माध्यम से एक वित्त आयोग का गठन, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, और जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसे भी जानने की जरूरत है कि देश में सर्वप्रथम 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया। देश में सर्वप्रथम जो है 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया, और अभी 15वां वित्त आयोग जो है, 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2026 तक है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, ठीक है, एन.के. सिंह है, लेकिन सरकार के द्वारा 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष आप जानेंगे अरविंद पनगड़िया, अर्थशास्त्री हैं ये, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। अरविंद जो है पनगड़िया, जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होगा 2026 से शुरू होगा, क्योंकि अभी जो 15वां वित्त आयोग है 2026 तक का उसका कार्यकाल है, ठीक है, और इनका 2026 से शुरुआत होगा। इसका कार्य क्या है इसे भी जान लेते हैं। वित्त आयोग का जो कार्य है ना, वह है कि संघ से करों से प्राप्त आय को राज्यों में बंटवारा करता है, राज्यों में बंटवारा करता है। ये रहा आपका वित्त आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस बात को समझ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में और भी संवैधानिक आयोग हैं, जो संविधान में बनाए गए हैं, या मूल संविधान में थे, या संविधान का संशोधन करके उसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखेंगे भारत में भाग 14 भारत के संविधान में भाग 14 में, और आर्टिकल 315 से 323 तक, और आर्टिकल 315 से 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसी भाग 14 में राज्य लोक सेवा के बारे में भी बताया गया है, इसी अनुच्छेद में, ठीक है। संघ के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये है हमारे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में।
देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि यह भी जो है एक अखिल भारतीय जो सेवाएं होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऐसे सेवाओं के बारे में जो हमारे केंद्र स्तर पर एक परीक्षा कराने का और उनकी भर्ती कराने का जो कार्य करता है, वह संघ लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो कुछ सदस्य होते हैं, कुछ एक अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनका निर्धारण करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, जो निर्धारण करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है, ठीक है। यह जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। इसके जैसे आप अखिल भारतीय सेवाओं में आप देखेंगे कि जो देश में आईएएस की परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है, आईएफएस की परीक्षा होती है, ये हमारे अखिल भारतीय सेवाएं, अन्य भी सेवाएं हैं इसमें शामिल। तो ऐसे परीक्षाओं का जो आयोजन करने का काम करता है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है। उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ ये है कि इसमें अध्यक्ष के साथ साथ कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, कुछ अन्य जो है सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष के साथ साथ कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिसका निर्धारण राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, जिसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और जिसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का आपने देखा 6 से 65 वर्ष है, ठीक उसी प्रकार इनका भी जो कार्यकाल है वो 6 to 65, 6 वर्ष से लेकर के वो जो है 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। लेकिन इससे पहले भी ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं, ठीक है, इससे पहले भी ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं, ठीक है। और इसी साथ साथ जो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता है, राज्य में जो भर्तियां हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका भी वर्णन उसी भाग 14 में है। भाग 14 में है, आर्टिकल जो है आपका 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। इसका भी वर्णन वही है, फर्क इतना है वो केंद्र स्तर पर काम करता है। और देखिए एक चीज और है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष सौंपता है। जो प्रत्येक वर्ष जो है संघ लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष सौंपा जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, क्योंकि ये राज्यों के संदर्भ में, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये राज्यों की जो भर्ती है, अखिल सेवाएं की जो भर्तियां हैं वो राज्य स्तर पर, जैसे आप देखेंगे अन्य राज्य हैं, जैसे यूपी में है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एमपी में है तो एमपी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार में है तो बिहार लोक, तो ऐसे तमाम प्रकार के लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है। जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं का, जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं, स्तरीय जिन्हें आप कह सकते हैं पीसीएस वगैरह जो एग्जाम होते हैं, ऐसे एग्जाम कराते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह सदस्य होता है। इन्हें भी राष्ट्रपति के, हालांकि इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के माध्यम से होती है, लेकिन हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। इनमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है राज्य लोक सेवा आयोग में, वो राज्य के राज्यपाल के माध्यम से होता है,
ठीक है। राज्यपाल के माध्यम से नियुक्ति होता है, राज्यपाल को ही अपना रिपोर्ट, यह अपना जो रिपोर्ट सौंपते हैं, यह जो रिपोर्ट अपना सौंपते हैं वो राज्यपाल को ही सौंपते हैं। ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को ही सौंपते हैं। ये अपना रिपोर्ट जो है राज्यपाल को ही सौंपते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के माध्यम से। लेकिन इन्हें हटाने के लिए, इन्हें हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही हो सकता है। वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही हो सकता है, राष्ट्रपति के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से हो सकता है। और चाहे सदस्य हो चाहे इनके अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति के माध्यम से ही हो सकता है। कार्यकाल हटाने का मतलब ये नहीं, ट्रांसफर नहीं इसमें सम्मिलित है कि आप पद से उन्हें हटा करके, और तो राज्यपाल के माध्यम से होता है। चूंकि संसदीय शासन की प्रणाली है तो राज्यपाल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख आपके मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में। तो राज्य सरकार के परामर्श पर, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल तो कार्य करता ही है, तो वो पद से हटा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं पूरी तरीके से पद से हटाने के लिए इनको, कि उस पद पे बिल्कुल ना ही रहें। तो ऐसे के लिए प्रावधान राष्ट्रपति के माध्यम से हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ और भी इनका भी एक कार्यकाल होता है, ठीक है, इनका भी एक कार्यकाल होता है। जैसे राज्यों के हाई कोर्ट, अभी आपने देखा था उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय के जो कार्यकाल थे जजों के, वो थे 6 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक। ठीक उसी प्रकार इनका कार्यकाल यही है, 6 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष तक। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। और 6 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। ये तो हो गया राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और हमने कैग के बारे में भी पढ़ा है, जो भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसके साथ साथ भारत में कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं, इसके साथ साथ इसके साथ साथ कुछ भारत में सांविधिक संस्थाएं हैं। सांविधिक संस्थाएं क्या हैं? सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं कि जो संसद के अधिनियम के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, एक संसद के अधिनियम के द्वारा, यानी कानून बना करके नहीं, जो संसदीय अधिनियम के माध्यम से, जो संसदीय अधिनियम के माध्यम से प्रस्ताव बना करके जिन संस्थाओं का गठन किया जाता है संसदीय अधिनियम के माध्यम से, उसे सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है, आपको पता है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसका गठन 1964 में सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इस आयोग का गठन जो है भारत सरकार के द्वारा 1964 में एक ऐसे अधिनियम प्रस्ताव करके, संसद के द्वारा प्रस्ताव करके, एक सांविधिक संस्था के रूप में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया है। और जिसका मुख्य कार्य यही है कि यह आयोग ऐसी सभी शिकायतों की जांच करता है जिनका अनुचित या भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इसका गठन भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था। ये जो है इनका कार्य, ऐसे सभी शिकायतों की जांच करना, ऐसे सभी शिकायतों की जांच करना जिनका संबंध भ्रष्टाचार के अनुचित व्यवस्था से है, जिसका कार्य जो है भ्रष्टाचार के अनुचित व्यवस्था से है, ऐसे कार्यों की जांच करने का जो कार्य है वह आपके केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के माध्यम से होता है।
और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। ऐसा नहीं कि इसमें अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो होते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे इसके मेंबर भी होते हैं। इसी आधार पर इन्हें कहा जाता है कि बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है। लेकिन जिसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति के, लेकिन इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बात आप जान लें कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है एक बहुसदस्यीय संस्थाएं हैं, बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है, बहुसदस्यीय संस्था है। और इस बहुसदस्यीय संस्था में जैसे मान लीजिए एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य भी होते हैं। ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इसमें कितने सदस्य होंगे। अध्यक्ष तो होते ही हैं, लेकिन बहुसदस्यीय बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष या सदस्यों की, इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। लेकिन इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। उस समिति में कुछ मेंबर होते हैं, जैसे आप देख लीजिए जो प्रधानमंत्री होंगे वो तो शामिल होंगे ही समिति में, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए। फिर आपके गृह मंत्री भी शामिल होते हैं, गृह मंत्री। और इसके साथ साथ विपक्ष के नेता जो होते हैं, जो विपक्ष के, सदन के विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है, वो भी जो है शामिल होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 3 लोग समिति में शामिल होते हैं और इनके माध्यम से ही नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इनके कार्यों में आपने देखा जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो अनुचित व्यवस्था है, उसके साथ साथ केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के पास ऐसी भी शक्तियां हैं कि सीबीआई से संबंधित, दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ कार्यों की जो प्रगति है उनकी रिपोर्ट की समीक्षा कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो संस्था है ये अपने मुख्य कार्यों के रूप में जैसे कि जो सीबीआई है, ठीक है, सीबीआई है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस जो है सीबीआई है, या आपका दिल्ली पुलिस है, ठीक है, दिल्ली पुलिस है, ठीक है, दिल्ली पुलिस, इनके जो कार्यों की समीक्षा है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा कर सकता है। इनके कार्यों की रिपोर्ट की समीक्षा जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कर सकता है, ठीक है, जो एक सांविधिक संस्था है जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में गैर संवैधानिक संस्था भी हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में गैर संवैधानिक संस्था भी हैं। आप देखेंगे कि गैर संवैधानिक संस्था क्या, ऐसे संस्थाएं जिनका निर्माण मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से होता है उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से होता है, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण जो है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से होता है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से होता है। ऐसी संस्थाओं को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे आप ध्यान रखेंगे कि भारत में योजना आयोग का भी गठन किया गया था, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग जो है ये 15 मार्च जो है 1950 को इसका गठन किया गया था, योजना आयोग को। इसके साथ साथ योजना आयोग के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। मामला क्या है ये समझने की जरूरत है। मामला क्या है, 1952, देखिए ध्यान देने की जरूरत है यहाँ। इसमें मुख्य चीजें क्या हैं, जैसे आपको पता है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, पहली बात, ठीक है।
इसका जो कार्य था, जो देश में पंचवर्षीय योजना बन रहा था ना, जो देश में पंचवर्षीय योजना बन रहा था, जो 5 ईयर प्लानिंग था, अब तो खत्म हो चुका है। देश में जो 5 ईयर प्लानिंग था या 5P था, 5-5 वर्ष के लिए बन रहा था, वो उसका निर्माण करने का कार्य योजना आयोग कर रहे थे। क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और सदस्य के रूप में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उसके एक सीईओ भी होते थे, एक उपाध्यक्ष भी होते थे, ठीक है। लेकिन इसे जो है 31 दिसंबर 2014 को खत्म कर दिया गया। 31 दिसंबर 2014 को 31 दिसंबर 2014 को इसको खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग लाया गया। इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके जगह पे कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग लाया गया, ठीक है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, इसका कार्य क्या था? तो जो योजना आयोग था ना, ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कर रहा था योजना आयोग। तो इसी पंचवर्षीय योजनाओं का जो मूल्यांकन करने का कार्य कर रहा था, जो मूल्यांकन का कार्य था ना, वो किसका था? वो राष्ट्रीय विकास परिषद का था, ठीक है। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। अब हमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, इसके जानना जरूरी है। और इसके जो मुख्य, अभी आपने देखा ना कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, तो पंचवर्षीय योजनाएं देश में खत्म हो चुका है। तो अब देश में अन्य भी जो योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो नीति आयोग का कार्य है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन आपने देखा 1 जनवरी 2015 में हुआ, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ, ये बात आपने देखा, ठीक है। और इस वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं, ठीक है। सॉरी, इसके उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी है। क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य के रूप में और भी मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष हैं, जिसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष, ठीक है, जो कि एक अर्थशास्त्री होते हैं, ठीक है। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है। इन प्रशासन के लिए, शासन के लिए नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल होता है और उसी गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है और बाकी सभी जो राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो है सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। जो इनकी गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का जो एक काउंसिल है, नीति आयोग का जो काउंसिल है, उसमें अध्यक्ष के रूप में तो आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं, लेकिन इसमें सदस्य के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ जो संघ राज्य हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्यों के उपराज्यपाल जो है सदस्य के रूप में गवर्निंग जो काउंसिल होता है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेष सदस्य भी होते हैं कि जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेष जो है, इसमें कुछ विशेष सदस्य भी होते हैं, विशेष नाम आमंत्रित सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं कि जो कि हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नामित होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
नामित होते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे योजना आयोग देश में जो विकास प्रक्रिया में निर्देश एवं रणनीति का परामर्श एक तरीके से योजना का निर्माण कर रहा था, ठीक उसी प्रकार का इनका जो कार्य है देश में, नीति आयोग का है, वो देश में विकास कैसे होगा, देश में विकास कैसे होगा उसकी रणनीतिक प्रारूप क्या होगी, रणनीतिक प्रारूप क्या होगी, यही प्रारूप बनाने का कार्य जो है नीति आयोग करता है। इसके लिए नीति आयोग क्या करता है, इसके लिए नीति आयोग बॉटम से टॉप लेवल पर शुरुआत, ऐसे बॉटम से चल करके टॉप लेवल तक का एक अपना कार्यक्रम और प्रारूप बनाता है। और योजना आयोग में कमी यही थी, वो टॉप से उठ करके बॉटम पे जाता था, लेकिन ये जो नीति आयोग है बॉटम से निचले स्तर से शुरू करके टॉप यानी ऊपर स्तर पर ये नीति का निर्माण करता है। ठीक है, शुरू करता है। इसके लिए जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो राज्य है ना वो केंद्र का एक सच्चा मित्र है। जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, इसमें नीति आयोग में बताया गया है कि जो राज्य है वो केंद्र का सच्चा मित्र है। और इसी में प्रावधान किया गया है कि राज्य से केंद्र की ओर चला जाए, यानी कि केंद्र की ओर चला जाए। योजनाओं का निर्माण कैसे किया जाए, राज्य से केंद्र की ओर निर्माण किया जाए। और ये सही भी है, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है और उन्हीं के आधार पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। और इसकी जो मुख्य विशेषता यही है कि जो बॉटम है ना, बॉटम से लेकर के टॉप तक चला जाए। उसके लिए इन्होंने कहा है कि राज्य से केंद्र की ओर चला जाए और राज्य जो है केंद्र का सच्चा मित्र है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ रहे हैं और यही है नीति आयोग की विशेषताएं। तो मुझे आशा है साथियों कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र के अन्य भी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।